हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट इन्फ्लेशन के ऊपर हमारा आर्टिकल है। हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से और वो अब डाटा आ चुका है। 7% से ज़्यादा हमारी इन्फ्लेशन आई है और टारगेट से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, रादर अपर रेजिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर इन्फ्लेशन आई है एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर आरबीआई। सेकंड आ जाता है सीएए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके रिगार्डिंग एक पिटीशन जो है वो डाली हुई है, जो कि कोविड के कारण से गैप आ गया था एंड अब टोटल मिला करके 220 से ज़्यादा पिटीशन जो हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 31 को सुनेगी। नेक्स्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के अंदर पॉर्न और सेक्स क्राइम्स को लिंक करने वाली बात को जो है खारिज कर दिया है और डिसमिस कर दिया है। इसको पढ़ेंगे, ये आपके सोशल इश्यूज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि ज्ञानवापी जो केस था उसके अंदर हिंदू वुमेन की जो सूट है उसको मेंटेनेबल घोषित किया है कोर्ट ने। एंड लास्टली, जो पाकिस्तान के अंदर फूड शॉर्टेजेस आए थे फ्लड्स के बाद, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस हैं और जो लोगों को रिहेबिलिटेट भी नहीं किया जा रहा, जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस काफ़ी आगे आया है और टर्की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है पाकिस्तान की कर रहा है, उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। इट्स अराउंड 7%, जो कि पहले 6.71% के आसपास था और फूड प्राइसेस के अंदर और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। यानी कि ये 8th मंथ लगातार है जब सेंट्रल बैंक की जो अपर लिमिट है 6% की, उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो चल रही है। और इसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपकी जीडीपी से ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन है, यानी कि जो हाउस होल्ड लोग हैं उनकी स्पेंडिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उनके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स की, जो कि मेन मॉनेटरी पॉलिसी मेजर होता है, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करता है आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक, बाय रेजिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो आपके जो भी बेसिकली चीज़ें हैं वो लोग जो है एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर देंगे, क्योंकि लोग एफडीज़ के अंदर पैसा रखेंगे। लोग एफडी के अंदर पैसा रखेंगे क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहते, खरीदारी नहीं करना चाहते। उससे क्या होगा कि लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो कम होने लग जाएगी और प्राइसेस जो है वो उनको गिराने पड़ेंगे। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई की बात है, उसको कंट्रोल करता है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 35 से 50 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। तो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.01% होता है, मतलब आप लगा के चलिए कि आधा % तक इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि रूरल इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन के अंदर एक तो रूरल एरियाज़ के अंदर मोस्टली फूड आइटम्स ही कंज्यूम होती हैं, जैसे महंगे फ़ोन्स या महंगी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें तो रूरल एरियाज़ में कंज्यूम नहीं होती। तो मोस्टली इट इज़ द फूड आइटम्स दैट हैज़ बीन कंज्यूम्ड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला है, प्लस उनकी इनकम भी कम होती है और स्टेबल नहीं होती। तो इसके कारण से भी जो रूरल एरियाज़ के अंदर लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस बढ़ती इन्फ्लेशन से एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। इसके अलावा जो आपके मिल्क है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आपको याद रखना है कि आपका 4% का वैसे टारगेट होता है, 6% की एक किस्म से कह सकते हो टॉलरेंस लिमिट बना रखी है आरबीआई ने, जो कि अचीव नहीं हो रही, उससे भी ऊपर इन्फ्लेशन रह रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था एंड इसके अंदर अब तक 220 से ज़्यादा पिटीशन डाली जा चुकी हैं, जिनको अब 3 जजेस बेंच जो है वो सुनेगा। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब क्योंकि इतनी सारी पिटीशंस हो चुकी हैं तो आप एक रोड मैप बनाइए, जिसके अंदर हाईलाइट करिए मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स का हनन हो रहा है इस लॉ के कारण से, एंड उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो इतना बड़ा पहले बात तो गैप आ गया था, वो बिकॉज ऑफ कोविड आ गया था, कोविड के कारण लंबी डेट्स लगी और ये गैप आ गया। दूसरा, इसके अंदर जो पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि इस गैप के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सीएए या एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं असम के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं। ये जो हैं मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं एंड साथ ही साथ जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल होने चाहिए थे उनको इक्वल फुटिंग पे ना रखते हुए कुछ ग्रुप्स को एक सर्टन एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड दे आर अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बातें जो हैं ये कही गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं लॉ की और स्टेट के स्टैंड की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टैंड ये है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है
और इसके अंदर ऑर्डिनरी जो सिटीज़न है वो भी प्रोटेस्ट देखा जाए तो नहीं कर रहा। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है। एंड इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इलीगल माइग्रेंट्स को जो है वो हेल्प की जा रही है। सो इलीगल माइग्रेंट अगर कोई है 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, और वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, ठीक है, तो इसमें 6 रिलीजन्स आ जाते हैं और वहाँ पे वो 6 रिलीजन्स जो है परसिक्यूटेड है, उनके साथ मारकाट होती है, तो उनको 5 साल के अंदर अंदर ही सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये इस लॉ का क्रक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। तो इसका मतलब ये है कि हम मुस्लिम्स को ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप देने से ही मना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल रूट रहेगा 11 साल वाला। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे 5 साल में मिल रही है, यहाँ पे 11 साल में मिल रही है। तो जो जब पूछा जाता है कि मुस्लिम्स को आप ये सेम फैसिलिटी 5 ईयर्स की वाली क्यों नहीं दे रहे, तो कहते हैं क्योंकि ये जो तीनों देश हैं यहाँ पे मुस्लिम्स परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पे तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है जो जिनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन ये लोग माइनॉरिटी में हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशल जो सेक्शन है ये बनाया गया है और इसीलिए इनको जो है हेल्प करने की नीयत से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को एनैक्ट किया है। सो अब देखने वाली बात होगी कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, जो भी कहेगा वो हम अपडेटेड देख लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके सोशल इश्यूज के अंदर आएगा, प्लस ये फॉर्डर बनेगा आपका एससीएस का, ये और एथिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है लिंकिंग ऑफ पॉर्न विद सेक्स क्राइम्स। तो बेसिकली पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये काम दिया जाए, डायरेक्शंस दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो चेक करें कि जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं अगेंस्ट द वुमेन, जैसे कि रेप एक्सेट्रा, या फिर चाइल्ड के अगेंस्ट जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, वो सारे के सारे वो लोग कर रहे हैं जो कि पॉर्न देखते हैं। तो पॉर्न देखने से उनके माइंड के अंदर उस तरह के एक्ट्स को रेप्लिकेट करने की इच्छा आती है, वो रेप्लिकेशन वो अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाते, तो वो उस तरह की इच्छाएं पूरी करने के लिए आगे जाके जो भी विक्टिम मिलता है, चाहे वो चाइल्ड हो या कोई और वुमेन हो, उसके साथ ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैटर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस में मैटर करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल भी पॉर्न ना देखते हो लेकिन फिर भी वो इस तरह का क्राइम कर दें, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो बहुत पॉर्न देखते हो तब भी वो ना करें। सिमिलरली आप इंटरनेट बैन भी इस तरह से नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी स्टैंड है कि उन्होंने बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स जो है ऑलरेडी ट्रैक करके बैन कर दी हैं, लेकिन फिर भी जो देखने वाले हैं वो वीपीएन या डाउनलोडेड कंटेंट, सीडीज, डीवीडीज, उनके थ्रू ये कंटेंट फिर भी देख लेते हैं। सेकेंडली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उसके अंदर सॉफ्ट पॉर्न हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है, तो उनके अंदर इंटीमेट सीन्स हो गए या लाइट बंद करके जो सेक्सुअल सीन्स हैं वो सब दिखाए जाते हैं, तो देखने वाले को ऑलरेडी बच्चे को पता चल जाता है कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉफ्ट पॉर्न तो आपको अब ओटीटी के थ्रू ही दिखाया जा रहा है, टीवी के थ्रू ही दिखाया जा रहा है, तो आप कहाँ तक चीज़ों को बंद कर सकते हो। सिमिलरली एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 1990s के अंदर एक केस हुआ था जिसके अंदर इसी तरह की बात थी कि इंटरनेट को बैन कर दिया जाए ताकि जो है पॉर्न ना देख सकें बच्चे। तो उस टाइम पे जो जस्टिस थे वो जस्टिस कैनेडी थे, उन्होंने कहा था कि हम एक पिग को रोस्ट करने के लिए पूरे के पूरे घर को नहीं जला सकते। तो सिमिलर व्यू आप कह सकते हो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पिटीशन, और उन्होंने कहा है कि आप इस पिटीशन को जो है हम डिसमिस करते हैं, वरना आप इसे जो है विड्रॉ कर लीजिए विद द लिबर्टी टू फाइल फ्रेश वन। अगर आपके पास कोई कोजेंट एविडेंसेस हैं जो दिखा सकें कि पॉर्न देखने से 100% पर्सन जो है इंड्यूस होता है, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो कि पॉक्सो के अंदर हैं या आईपीसी के अंदर वुमेन ऑफेंसेस के अंदर हैं, चाइल्ड ऑफेंसेस के अंदर हैं, वो सारे के सारे पॉर्न देखने का कारण ही ऑफेंसेस को कर रहे हैं। एंड हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है हिंदू वुमेन सूट इन ज्ञानवापी केस मेंटेनेबल। तो ये अगेन जो 5 हिंदू वुमेन थी जिन्होंने राइट ऑफ वर्शिप के चलते जो है सूट डाला था, क्योंकि अभी तक उन्हें सिर्फ साल में 1 दिन जो है यूपी सरकार अलाउ कर रही थी कि आप साल में 1 दिन सिर्फ पूजा करते हैं, वो जो है अलाउ हो गया है। उसकी जो डिसमिसल की अपील लगाई थी ऑपोजिट पार्टी ने कि इसको डिसमिस हो जाना चाहिए ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, उसको खारिज कर दिया गया है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 जो है ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है और ये रिजेक्शन ऑफ सूट की बात करता है। तो रिजेक्शन ऑफ सूट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की ये बात करता है। तो जज साहब ने कहा है कि ये कहीं से भी रिजेक्शन का मामला नहीं है, ये टोटली मेंटेनेबल है
और जो अपोजिट पार्टी थी उनका कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये जो है प्रोटेक्टेड साइट है, तो इसीलिए ये सूट सुनना ही नहीं चाहिए। हालांकि जज साहब ने ये कहा कि जब हम ऑर्डर 7 रूल 11 के चैलेंज को देखते हैं तो हम प्लेंटिफ के वाद को देखते हैं, यानी कि जिसने केस डाला है उसकी प्लेंट को पढ़ते हैं, ना कि ऑपोजिट पार्टी की प्लेंट को पढ़ते हैं। तो उसकी प्लेंट पढ़ने पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि इस केस को नहीं सुना जाना चाहिए। ना ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ना ही वक्फ एक्ट, ना ही श्री विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, कहीं पे भी तीनों एक्ट्स जो हैं ये नहीं कहते कि ये सूट, इस तरह का सूट डल ही नहीं सकता। सेकेंडली, जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट है उसका मतलब ये नहीं होता कि सूट डिसाइड हो गया या सूट जो है वो एक फेवर में चला गया। मेंटेनेबिलिटी के बाद एविडेंसेस आते हैं, एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है और एविडेंसेस अप्रिशिएशन के बाद ही फैसला आता है। तो इन पार्टीज को टोटल हक है कि वो अपने एविडेंसेस लाएं, अपोजिट पार्टी को पूरा हक है कि वो अपने एविडेंसेस लाएं, और एविडेंसेस अगर वो प्रूव कर देते हैं तो जो भी पार्टी एविडेंसेस प्रूव करेगी उसके हक में फैसला जो है वो चला जाएगा। और ये कहते हुए 22 तारीख की जो डेट है वो जज साहब ने ऑलरेडी वहाँ पर लगा दी है। तो अगेन इस इशू को हम ऑलरेडी डिटेल में पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है इसको 1669 में बनवाया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा, एंड इसको बनाया गया था डिमोलिश करके एशियंट विश्वेश्वरा टेम्पल। तो विश्वेश्वरा टेम्पल एक एग्जिस्ट करता था इस प्रेमिसेस में, उसको डिमोलिश करके औरंगजेब ने ये मस्जिद जो है वो बनवाया था। और इसके बारे में हमें हिस्टोरिकल सबूत जो हैं वो भी मिलते हैं, टेक्स्ट से भी पता चलता है कि औरंगजेब के ऑर्डर्स पे डिमोलिशन हुआ था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्ट केस की, तो 1991 से ही ये जो मस्जिद है ये विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि कोर्ट केस डाला गया था क्योंकि ये लैंड किसी भी तरह से परचेज लैंड नहीं थी या फिर कोई डील नहीं हुई थी, रादर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। तो अब इस लैंड को वापस कर देना चाहिए टू द ओरिजिनल ओनर्स, ठीक है। तो ओनर्स को वापस कर देना चाहिए, यानी कि बेसिकली हिंदू कम्युनिटी को वापस कर देना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक द टेम्पल अगेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मे की, तो मे में क्या हुआ, मे के अंदर बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि एक सर्वे कराया जाए वीडियोग्राफी के अंदर। लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी उनका कहना था कि जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया वीडियोग्राफी के लिए वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। हालांकि उन्होंने वीडियोग्राफी के अंदर बहुत सारे जो है तथ्य सामने लाने की कोशिश की, जैसे कि पुराने आइडल्स का होना, जो नक्काशी होती है, एंशिएंट आर्किटेक्चर हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं उजागर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी अपोजिट पार्टी जो है वो रिलाई कर रही है किस पे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर वो कई सारे सेक्शन जो हैं उनको रिलाई कर रही है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करना किसी और रिलीजन के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 कि अगर कोई भी ऑलरेडी पेंडिंग लिटिगेशन है, अपील है, कुछ भी चीज़ है, तो वो इस एक्ट के आने के बाद खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहता है 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन ज़रूर दिए हैं उन्होंने, जैसे कि अयोध्या वाला जो केस था, बाबरी मस्जिद केस, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं हैं। अब यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो जिन इमेजेस का जो है सहारा लिया जा रहा है। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स जो है जो कहा जा रहा है कि एक टेम्पल आर्किटेक्चर का है, उसके बाद ये नंदी की फ़ोटो हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके अलावा अंदर की तरफ जो डेटीज़ की फ़ोटोज़ मिले, आइडल्स की फ़ोटो मिले, क्योंकि मंदिरों में मूर्तियाँ बहुत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एज एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट पिटिशनर्स की, तो प्रेजेंट पिटिशनर्स जो हैं वो 5 हिंदू वुमेन हैं जो कह रही थी कि यहाँ पे एक माँ गौरी के नाम से भी कुछ पूजा अर्चना की जाती है, एंड माँ गौरी का टेम्पल भी इसी के अंदर जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसके बाद ये ज़्यादा इशू जो है आप कह सकते हो आग पकड़ने लगा है। अब अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये 1991 का एक्ट है, और इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं होने देना, एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day of August 1947, यानी कि जो भी 15 अगस्त को जैसा भी स्ट्रक्चर था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का वो वैसा ही रहेगा, उसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि उससे कनेक्टेड कोई मैटर है या उससे निकला हुआ कोई मैटर है, उस पर भी ये एक्ट एज इट इज अप्लाई होगा। सिर्फ 3 एग्जेम्पशंस इसके अंदर डाले गए थे, वो तीनों एग्जेम्पशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।
तो फर्स्ट एग्जाम्पशन आ जाता है आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप चाहे वो एंशिएंट हो, हिस्टोरिकल हो, आर्कियोलॉजिकल हो, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट हो चुका है एक आर्कियोलॉजिकल साइट में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में, तो वो इस प्लेस के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा केस है जहां पे सूट ऑलरेडी दल चुका था, यानी कि कोर्ट के अंदर मामला लंबित था और उसका जो फाइनल सेटलमेंट है या फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है। एंड थर्डली, कोई भी ऐसा कन्वर्जन जो कि पहले हो चुका था इस एक्ट के शुरू होने से, और वो जो कन्वर्जन था वो ऑलरेडी पार्टीज के बीच में सेटल्ड हो चुका है, यानी कि एक पार्टी या दोनों पार्टीज क्लेम को मान चुकी हैं। तो जहां पे एक कॉम्प्रोमाइज ऐसी सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले, तो वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, तो इसका क्रिटिसिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके क्रिटिसिज्म के अंदर मेजर क्रिटिसिज्म जो इसका बनता है वो ये है कि ये बैक डेट से एक तो चीज़ों को बताता है। ये कह रहा है आपको कि 1991 का एक्ट है और 1947 की बात करता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव है और बहुत सारे लोगों की जो इसमें राइट्स हैं वो इसमें खराब हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे जिनके भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ऑलरेडी टैंपर विद कर चुके थे, तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं बचती रिलीफ लेने की कोर्ट जाके। तो जुडिशियल रिव्यू को ये बार करता है। तो जुडिशियल रिव्यू को बार करना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जो इस एक्ट के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि ये आर्बिट्रेरी है, रैशनल है, क्योंकि एक रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से ये कट ऑफ डेट को लगा रहा है। इन सब ग्राउंड्स के ऊपर ये ऑलरेडी अंडर चैलेंज है, ये एक्ट ही अंडर चैलेंज है अंडर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी ले लिया है और हमने ये करंट अफेयर्स में देखा था 10 सितंबर में हमने जो दो हिंदू एनालिसिस किया था, डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसके अंदर हमने देखा भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस इशू कर दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और उनसे जवाब मांगा है कि वो जल्द से जल्द इस पर जवाब भी दें। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान के फ्लड्स के बारे में बताया गया है। तो हमने ऑलरेडी करा था कि पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा फ्लड्स आ गए हैं और वो क्यों आए हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स हैं वो कम आते हैं क्योंकि जब विंड्स नॉर्थ वेस्ट जाती हैं तो मेजॉरिटी रेनफॉल वो कर चुकी होती हैं। लेकिन इस बार 400 टाइम्स ज़्यादा जो है बारिश हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसके कारण पाकिस्तान की सारी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3.6 मिलियन हेक्टेयर क्रॉप्स पाकिस्तान की डैमेज जो है हो चुकी हैं और लगभग 6.5 से 7 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी काफ़ी मदद कर रहा है एंड ये आर्टिकल स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है टर्की पर। आप देख रहे हो कि टर्की में जब से एर्दोगान की लीडरशिप आई है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे कश्मीर इशू हो या कोई भी और इशू हो। एंड कहीं ना कहीं जो रेडिकल इस्लाम है उसकी भी ये आलोचना नहीं करते, रादर उसको प्रमोट करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान को हर तरह की हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो हम फूड ग्रेन्स, टेंट्स, मेडिसिन्स, सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पहुंचाएंगे। अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करेंगे, ट्रेन्स को यूज़ करेंगे, ट्रक्स को यूज़ करेंगे और मैक्सिमम लोगों को हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी डेथ्स वगैरह ना हो। एंड जो भी लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं उनको भी खाने वगैरह की शॉर्टेज से पीड़ित ना होना पड़े। सो दिस इज़ मोर ऑफ आप कह सकते हो फॉर्डर पॉइंट्स हैं इसके अंदर इंटरनेशनल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। एंड हम ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं, वही चीज़ें रिपीटेटिव हैं, तो इसको और ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो।
जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।